नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ 1997 में आई थी ये किताब, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। शायद आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कुछ ज्यादा ही। बिल्कुल। और इसकी खास बात यह है कि ये किसी एक धर्म या परंपरा से बंधी हुई नहीं है। इसमें आपको बौद्ध, ईसाई और कई दूसरी आध्यात्मिक धाराओं का सार मिलेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका निचोड़, जो एसेंस है, वो एकदम साफ और सीधा है कि अगर असली सुकून चाहिए, असली आजादी, तो वो कहीं और नहीं, सिर्फ इसी पल में है, अब में। हाँ, और यही आज हमारी चर्चा का मिशन भी है। हम सब कहीं ना कहीं ये महसूस करते ना कि हमारा दिमाग या तो गुजरे कल की बातों में अटका रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में लगा रहता है। टोले यही कहते हैं कि बस यही हमारे दुख और बेचैनी की जड़ है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस जाल से निकलकर पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीकर हम एक अलग ही तरह की शांति और समझ पा सकते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि टोले सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहे यहाँ। ये किताब असल में एक प्रैक्टिकल गाइड ज्यादा है। हमें सिखाती है कि कैसे प्रेजेंट रहा जाए, उपस्थित, अपने असली स्वरूप को कैसे पहचाना जाए। मतलब ये पढ़ने से ज्यादा ना अभ्यास करने की चीज है। और इसकी कहानी भी तो काफी पर्सनल है। टोले के अपने गहरे अनुभव से शुरू होती है। वो बताते हैं कि वो खुद जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर थे जहां भयानक निराशा थी, डिप्रेशन था, और फिर अचानक एक रात उनके अंदर कुछ ऐसा बदला जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल, उन्हें अचानक ये एहसास हुआ, एक तरह का बोध, कि ये जो लगातार चलने वाले विचार हैं हमारे दिमाग में, ये जो मैं की कहानी हम खुद को सुनाते रहते हैं, ये असल में हम हैं ही नहीं। ये सिर्फ मन की उपज हैं, एक तरह का कह लीजिए भ्रम। और असली आज़ादी इन विचारों से, इस झूठी पहचान से खुद को अलग करके देखने में है। इसी एहसास ने, इसी रियलाइजेशन ने द पावर ऑफ नाउ को जन्म दिया। तो चलिए इसी चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। पहला अध्याय ही है, आप अपना मन नहीं है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। टोले का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने ही विचारों के जैसे जेल में बंद हैं। पुरानी यादें, आने वाली चिंताएं, सही गलत के फैसले, ये सब बिना रुके चलता ही रहता है। और यहीं टोले वो कहते हैं जो हमें एकदम हिला देता है, आप अपना मन नहीं है। ये जो आवाज सिर में लगातार बोलती रहती है ना, वो आप नहीं है। आप वो हैं जो इस आवाज को सुन सकते हैं, जो इसके पीछे की खामोश जागरूकता है, अवेयरनेस। मुश्किल तब होती है जब हम इन विचारों को, इस अंदरूनी आवाज को अपनी पहचान मान लेते हैं। जैसे मैं दुखी हूं, मैं सफल नहीं हूं, ये सब विचार हैं, आपकी सच्चाई नहीं। लेकिन ये जो लगातार कमेंट्री चलती रहती है दिमाग में, इससे पीछा छुड़ाना आसान तो नहीं लगता। इसके लिए टोले क्या तरीका बताते हैं? कोई प्रैक्टिस? हाँ, वो एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, विचारक को देखना। अच्छा। वॉचिंग द थिंकर, यानी अपने दिमाग में चल रहे विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना, उनमें उलझे बिना, उन्हें सही या गलत ठहराए बिना। जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं ना, बस वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखें। अच्छा, मतलब जज नहीं करना है, बस नोटिस करना है कि हाँ ये विचार आया, ये गया। बिल्कुल। और जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं, विचारों के बीच एक छोटा सा गैप पैदा होता है, एक खाली जगह। वो जागरूकता का क्षण होता है, एक साइलेंस। टोले कहते हैं कि यही वो दरवाजा है जहां से आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत होती है। यहां से ये समझ आने लगता है कि दिमाग हमारा मालिक नहीं है, बल्कि एक टूल है, एक औजार। असली आज़ादी तब शुरू होती है जब हम इस औजार का इस्तेमाल करना सीखते हैं, बजाय इसके कि ये हमारा इस्तेमाल करे। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है कि हम कहीं अपने ही दिमाग के गुलाम तो नहीं बने हुए। चलिए अब थोड़ा दर्द और दुख की बात करते हैं। ये हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते ही हैं। अध्याय 2 है, चेतना दर्द से बाहर का रास्ता। टोले कहते हैं दुख का कारण है वर्तमान क्षण का विरोध, रेजिस्टेंस। ये थोड़ा समझाएंगे, क्या मतलब है इसका? हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। टोले कहते हैं कि दर्द या तकलीफ असल में उस स्थिति में नहीं होती जो हमारे सामने है, बल्कि उस स्थिति को हमारा मन जैसे स्वीकार नहीं करता, उसका विरोध करता है, उसमें होती है तकलीफ। मान लीजिए बारिश हो रही है और आपका बाहर जाने का प्लान था। अब बारिश होना तो बस एक तथ्य है, एक घटना। दुख तब होता है
जब आप मन में सोचते हैं, अरे यार बारिश क्यों हो रही है, अभी मेरा प्लान खराब हो गया, ये जो क्यों हो रहा है वाला प्रतिरोध है ना, यही दुख पैदा करता है। अच्छा, और वो अतीत के बोझ और भविष्य के डर की भी बात करते हैं इसमें। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमारा ज्यादातर जो इमोशनल दर्द है वो दो तरह का होता है। एक तो है अतीत का इकट्ठा किया हुआ दर्द, पुरानी चोटें, गुस्सा, अफसोस, इसे वो पेन बॉडी या पीड़ा शरीर कहते हैं। ये हमारे अंदर एक तरह की नेगेटिव एनर्जी की तरह जमा रहता है। ये पेन बॉडी मतलब क्या ये वही चीज है जब हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों उस इंसान को देखते ही या उस जगह जाते ही मेरा मूड खराब हो जाता है, जैसे कोई पुरानी दुखती रग दब गई हो? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये पेन बॉडी सोई लेती है ज्यादातर टाइम, लेकिन जैसे ही कोई मिलती जुलती स्थिति आती है, कोई ट्रिगर मिलता है, ये जाग जाती है और हमें अपने काबू में कर लेती है। फिर हम और ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं और ये उसी नेगेटिविटी से, कह लीजिए, खाना खाकर और ताकतवर होती जाती है। और दूसरा दर्द है भविष्य को लेकर चिंता, डर, असुरक्षा, फ्यूचर की टेंशन। तो अगर दर्द का कारण ये विरोध है और ये पेन बॉडी हमें बार बार पकड़ लेती है, तो फिर रास्ता क्या है इससे निकलने का? रास्ता है सचेत जागरूकता, कॉन्शियस अवेयरनेस। दर्द से भागने या उसे दबाने की कोशिश करने के बजाय उसे पूरी जागरूकता के साथ महसूस करना, उसे देखना। जैसे आप अपने विचारों को देखते हैं ना, वैसे ही अपने अंदर उठ रही दर्दनाक भावनाओं को देखें, बिना उन्हें कोई लेबल दिए, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। तौले कहते हैं, जब आप दर्द पर जागरूकता की रोशनी डालते हैं तो वो धीरे धीरे घुलने लगती है। वर्तमान क्षण को जैसा वो है, बिना जजमेंट की स्वीकार करने से ही हीलिंग शुरू होती है, उपचार शुरू होता है। मतलब दर्द से लड़ना नहीं है, उसे स्वीकार करना है, उस पर ध्यान देना है। ये सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी सा लगता है। अब आते हैं उस चीज पर जो किताब का टाइटल भी है, वर्तमान क्षण या नाव। अध्याय 3 है, वर्तमान में गहराई से उतरना। हम सब सोचते तो यही है कि हम वर्तमान में ही जी रहे हैं, लेकिन टॉले कहते हैं ऐसा है नहीं। ये कैसे? हाँ, ये एक और भ्रम है जिसे टॉले तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली, हम लगभग कभी भी वर्तमान में नहीं होते। हमारा शरीर तो यही होता है, हाँ, लेकिन हमारा मन, वो या तो अतीत की घटनाओं को दोबारा जी रहा होता है या फिर भविष्य की योजनाएं बना रहा होता है, चिंता कर रहा होता है। देखिए, मन को जीने के लिए समय चाहिए, अतीत और भविष्य, लेकिन जीवन, असल में लाइफ इटसेल्फ, वो सिर्फ और सिर्फ अब में ही घटित होती है। आपकी अगली सांस भी भविष्य है, पिछला सांस अतीत। जीवन तो बस ये सांस है जो आप अभी ले रहे हैं, राइट नाउ। और टॉले कहते हैं कि जब हम सचमुच अब में आते हैं तो समस्याएं गायब हो जाती हैं। पर ये कैसे मुमकिन है? मेरी समस्याएं तो असली लगती हैं। देखिए, टॉले ये नहीं कह रहे हैं कि चुनौतियां खत्म हो जाती हैं, चैलेंजेस तो रहेंगे। वो कह रहे हैं कि जिसे हम समस्या या प्रॉब्लम कहते हैं, वो अक्सर मन की बनाई हुई कहानी होती है, जो या तो भविष्य पर आधारित होती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, या अतीत पर, वैसा क्यों हुआ था। ये सवाल हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो आप सिर्फ उस स्थिति से निपटते हैं जो अभी आपके सामने है, बिना मन की जोड़ी ली कहानियों के। तब या तो आप स्थिति को स्वीकार करते हैं, या उसे बदलने के लिए एक्शन लेते हैं, या उससे हट जाते हैं। सिंपल। चिंता का जो बोझ है ना, वो हट जाता है। इसे करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका रोजमर्रा की जिंदगी में? क्योंकि मन तो भागता ही रहता है, उसे पकड़ना मुश्किल है। बिल्कुल। और टॉले इसके लिए बहुत सरल, बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। सबसे आसान है अपनी सांस पर ध्यान देना। बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करें, कुछ बदलना नहीं, बस महसूस करना है। ये आपको फौरन, इंस्टेंटली वर्तमान में ले आती है। दूसरा तरीका है अपने आंतरिक शरीर को महसूस करना, अपने हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में एक जीवन ऊर्जा, एक वाइब्रेशन को महसूस करना। या फिर अपने आसपास की आवाज़ों को ध्यान से सुनना, बिना उन्हें कोई नाम दिए, बस सुनना। जब भी ध्यान भटके, और वो भटकेगा ही, हाँ, वो तो पक्का है, तो बिना खुद को कोसे, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, धीरे से वापस अपनी सांस या शरीर पर या आवाज़ों पर ले आएं। जीवन हमेशा अभी हो रहा है, और इन अभ्यासों से हम धीरे धीरे समय की पकड़ से बाहर निकलना सीखते हैं। ये समझना तो ठीक है कि वर्तमान में रहना जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि हमारा मन हमें इससे दूर रखने की 1000 कोशिशें करता है, मतलब रोकता है हमें। यही टॉले अगले अध्याय में समझाते हैं। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, मन की चालें। हाँ, मन बहुत चालाक है इस मामले में। उसकी कुछ पसंदीदा रणनीतियां हैं, जैसे लगातार सोचते रहना, बिना रुके,
हर चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना, ओवरथिंकिंग जिसे कहते हैं, पुरानी बातों पर पछताना या भविष्य के डर में डूबे रहना। एक और बड़ी चाल है खुशी को बाहरी चीजों में या भविष्य में ढूंढना। जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब खुश होऊंगा, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब सुकून मिलेगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। वो बस ये एक काम निपट जाए फिर आराम, और वो आराम कभी आता ही नहीं। इसमें अहंकार यानी ईगो की क्या भूमिका है, आपने पहले भी जिक्र किया था। ईगो का तो पूरा खेल ही समय पर टिका है। देखिए, ईगो हमारी पहचान से जुड़ा है, अतीत की उपलब्धियों या गलतियों से, और भविष्य की उम्मीदों या डर से। ईगो में यकीन दिलाता है कि हम अभी अधूरे हैं, कि हमें कुछ हासिल करना है, कहीं पहुंचना है, तब जाकर हम पूरे होंगे या खुश होंगे। लेकिन टॉले कहते हैं कि सच्ची खुशी या पूर्णता भविष्य में मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भविष्य तो कभी आता ही नहीं। जब भी आता है वो अब बनकर ही आता है। खुशी का अनुभव, वो फीलिंग सिर्फ इसी पल में संभव है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी मन की इन आदतों को, इन पैटर्न्स को, इन चालों को पहचानना सीखना होगा, देखना होगा कि मन क्या कर रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जैसे ही आप जागरूक होकर मन की इन रणनीतियों को देखने लगते हैं, ओह देखो मेरा मन फिर भविष्य की चिंता में चला गया, देखो ये फिर पुरानी बात पर पछता रहा है, उसी पल आप उन रणनीतियों से एक तरह से मुक्त होने लगते हैं। जागरूकता, अवेयरनेस उनकी ताकत छीन लेती है। आपको उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें बदलना नहीं है, बस उन्हें पहचानना है, देखना है। ये जागरूकता, ये उपस्थिति, प्रेजेंस, टॉले अध्याय 5 में इसी उपस्थिति की स्थिति, स्टेट ऑफ प्रेजेंस के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये असल में है क्या? क्या ये कोई मेडिटेशन वाली समाधि जैसी अवस्था है? समाधि शायद थोड़ा ज्यादा गहरा शब्द हो जाएगा आम इस्तेमाल के लिए, जी। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही सजग, बहुत अलर्ट और साथ ही बहुत शांत और स्थिर अवस्था है। इसमें मन का शोर, वो जो बकबक चलती रहती है, वो थम जाता है और सिर्फ शुद्ध जागरूकता रहती है, प्योर अवेयरनेस। लेकिन ये कोई पैसिव या ऊँघने वाली अवस्था नहीं है। नहीं। ये बहुत जीवंत है, बहुत डायनामिक, बहुत अलर्ट अवस्था है। आप पूरी तरह से यहीं होते हैं, जो हो रहा है उसके साथ पूरी तरह कनेक्टेड। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, ताकि समझना आसान हो। जरूर। जैसे जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप पूरी तरह से सिर्फ उन्हें सुन रहे हो, बिना अपने मन में जवाब तैयार किए, बिना उन्हें जज किए, बस सुन रहे हो। या जब आप कोई साधारण सा काम कर रहे हो, जैसे सब्जी काटना या चलते हुए अपने पैरों के जमीन पर पड़ने को महसूस करना, और आपका पूरा ध्यान उसी काम पर हो, वो जो गहरी शांति और एक जुड़ाव महसूस होता है ना उस वक्त, वही उपस्थिति है। जितना ज्यादा हम इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही हम मन के ऑटो पायलट मोड से बाहर आते हैं। आंतरिक शांति का यही दरवाजा है। और इस उपस्थिति को पाने में या उसमें टिके रहने में शरीर कैसे मदद करता है? अध्याय 6 आंतरिक शरीर, द इनर बॉडी के बारे में है। टॉले कहते हैं शरीर से जुड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हमेशा ऑलवेज वर्तमान क्षण में रहता है। मन तो अतीत और भविष्य में भटक सकता है, भाग सकता है, लेकिन शरीर तो यही है, अभी है। हम में से ज्यादातर लोग अपने सिर में जीते हैं, विचारों की दुनिया में, और अपने शरीर की जागरूकता लगभग खो देते हैं। टॉल एक सरल अभ्यास बताते हैं। अपना ध्यान, अपनी अवेयरनेस अपने शरीर के अंदर ले जाएं और वहां मौजूद जीवन ऊर्जा या अलाइवनेस को महसूस करने की कोशिश करें। जैसे हाथों में, पैरों में, पेट में एक हल्की झुंझुनी सी या गर्माहट या एक वाइब्रेशन, कुछ भी, बस उसे महसूस करें। अच्छा, तो ये एक तरह से बॉडी में ध्यान टिकाने जैसा है, बॉडी स्कैन जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और ये बहुत शक्तिशाली एंकर है जो हमें वर्तमान क्षण में बांधे रखता है। जब आप अपने आंतरिक शरीर से जुड़े होते हैं तो विचारों का आप पर असर कम हो जाता है। आप ज्यादा शांत, ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा केंद्रित महसूस करते हैं। यह हमें हमारे गहरे अस्तित्व, हमारे बीइंग से जोड़ता है, जो विचारों से परे है। पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, ये अव्यक्त क्या चीज है? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझना। हाँ, ये थोड़ा गूढ़ कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है। अव्यक्त यानी वो जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। टॉले से जीवन का स्रोत कहते हैं, द सोर्स, वो निराकार चेतना जिससे ये सारा आकार, सारा संसार उत्पन्न होता है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक रूप से सबसे परे है। आप ऐसे सोचिए जैसे शब्दों के बीच का मौन, साइलेंस, या आकाश की वो शून्यता जिसमें बादल आते जाते हैं। अव्यक्त वो पृष्ठभूमि है, वो बैकग्राउंड जिस पर जीवन का ये सारा नाटक चलता है। और हम इस अव्यक्त से, इस सोर्स से कैसे जुड़ सकते हैं?
क्या इसके कोई खास रास्ते या प्रवेश द्वार हैं जैसा टॉले कहते हैं? हाँ, टॉले कुछ प्रवेश द्वारों का पोर्टल्स का जिक्र करते हैं। सबसे सीधा रास्ता तो उपस्थिति ही है। प्रेजेंस। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो आप अव्यक्त के संपर्क में होते हैं। दूसरे द्वार हैं मौन और शांति, साइलेंस और स्टिलनेस। बाहरी भी और भीतरी भी। हाँ प्रकृति में समय बिताना, गहरी नींद जिसमें सपने नहीं होते। हाँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण द्वार है समर्पण, सरेंडर। जिसकी बात हम आगे करेंगे। हाँ। आंतरिक शरीर की जागरूकता भी एक द्वार है। इन द्वारों से गुजरने पर एक ऐसी गहरी शांति महसूस होती है जिसे दिमाग समझ नहीं सकता। ब्यूटीफुल। ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का गहरा आयाम है। डीपर डायमेंशन। ये सब अपने अंदर शांति पाने की बातें हुई। लेकिन हम रिश्तों में भी रहते हैं। हाँ। और रिश्ते तो अक्सर तनाव और दुख का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल। अध्याय 8 प्रबुद्ध रिश्ते एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स पर है। हाँ। टॉले यहाँ क्या कहते हैं रिश्तों के बारे में? टॉले बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते अनफॉर्चुनेटली अहंकार, ईगो और पेन बॉडी के लिए युद्ध का मैदान बन जाते हैं, बैटल ग्राउंड। हम अनजाने में अपने साथी से वो चीजें मांगते हैं जो वो दे नहीं सकते, जैसे कि वो हमें पूरा करें या हमेशा खुश रखें। और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम अपना जमा हुआ दर्द, वो पेन बॉडी, उन पर निकाल देते हैं। ब्लेम गेम, शिकायतें, गुस्सा, ये सब अचेतन पैटर्न्स हैं, अनकॉन्शियस पैटर्न्स। तो क्या प्यार भरे शांत रिश्ते संभव ही नहीं है? क्या ये डेस्टिनी है रिश्तों की? नहीं, बिल्कुल संभव है। और उसका रास्ता फिर वही है, उपस्थिति, प्रेजेंस। जब एक या आइडियली दोनों साथी ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट रहना सीखते हैं तो वो एक दूसरे के अहंकार या पेन बॉडी के पैटर्न को पहचानना शुरू कर देते हैं और उनमें फंसने से बच जाते हैं। तब वो एक दूसरे पर हमला करने या अपना बचाव करने की बजाय एक दूसरे को स्पेस दे पाते हैं, समझ पाते हैं। इसी स्पेस में, इसी समझ में सच्चा प्यार और करुणा पनपते हैं, कंपैशन। टॉले कहते हैं सच्चा प्यार वो नहीं जो आता जाता रहता है, वो इमोशनल हाई नहीं, बल्कि वो अस्तित्व की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग, जो साझा उपस्थिति में स्वाभाविक रूप से महसूस होती है। उपस्थिति, प्रेजेंस, रिश्तों को इस नाटकीय उतार चढ़ाव से निकालकर एक गहरी समझ और जुड़ाव में बदल सकती है। ये बहुत बहुत मायने रखता है। अब आते हैं खुशी और दुख के द्वंद्व पर, जो हम सब महसूस करते हैं। अध्याय 9 है, खुशी और दुख से परे शांति है। हम सब तो खुशी के पीछे ही भागते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। टॉले का नजरिया यहाँ क्या अलग है? टॉले कहते हैं कि जिसे हम आम तौर पे खुशी कहते हैं, जैसे कुछ पाने की खुशी, एक्साइटमेंट, और जिसे दुख कहते हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही अस्थायी हैं, टेम्परेरी। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। आज खुशी है, कल दुख हो सकता है। वो हमें इन दोनों से परे देखने को कहते हैं, एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति की ओर जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, डीप इनर पीस। उन्होंने समुद्र की उपमा दी है ना, शायद इसी को समझाने के लिए। बहुत सुंदर उपमा है वो। समुद्र की सतह पर लहरें उठती गिरती रहती हैं, कभी खुशी की लहर, कभी दुख की। सरफेस लेवल पर हलचल रहती है, लेकिन समुद्र की गहराई में वहां हमेशा शांति और स्थिरता होती है, स्टिलनेस। टॉले कहते हैं कि जब हम उपस्थिति में स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो हम उस गहरी शांति से जुड़ जाते हैं, अपने अंदर की उस गहराई से। तब बाहरी लहरें, सुख दुख की लहरें हमें उतना परेशान नहीं करती। सच्ची टिकाऊ शांति वो क्षणिक भावनाओं में नहीं है, वो वर्तमान क्षण को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, पूरी तरह से स्वीकार करने में है, एक्सेप्टेंस। और ये स्वीकार करना, ये एक्सेप्टेंस ही हमें आखिरी अध्याय 10वें पर लाता है, समर्पण का अर्थ, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। टॉले से परम आध्यात्मिक अभ्यास कहते हैं, द अल्टीमेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। लेकिन समर्पण शब्द सुन के तो लगता है जैसे हार मान लेना, कमजोर पड़ जाना, गिव अप कर देना। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है समर्पण को लेकर। टॉले का समर्पण का मतलब हार मानना या निष्क्रिय हो जाना बिल्कुल नहीं है। नॉट एट ऑल। इसका मतलब है वर्तमान क्षण जैसा भी है उसका आंतरिक रूप से विरोध न करना, इनर रेजिस्टेंस छोड़ देना, जो है सो है वाली स्वीकृति। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। ये मानना कि इस पल में यही होना था, बस ये अंदरूनी लड़ाई बंद कर देना है। वो जो मन में चलता रहता ना, ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था, उसको छोड़ देना है। पर अगर स्थिति वाकई खराब हो, अन्यायपूर्ण हो, तो उसका विरोध ना करें, उसे बस स्वीकार कर ले। बाहरी रूप से कुछ न करना नहीं है, ये पैसिविटी नहीं है। इसका मतलब है
अंदरूनी प्रतिरोध छोड़ देना, इनर रेजिस्टेंस। जब आप अंदर से शांत होते हैं, स्वीकार की अवस्था में होते हैं, तभी आपको असली स्पष्टता मिलती है, क्लैरिटी, कि इस स्थिति में सबसे सही कदम क्या है, व्हाट इज द राइट एक्शन। हो सकता है आपको स्थिति बदलने के लिए बहुत दृढ़ कदम उठाना पड़े, बिल्कुल उठाना पड़ सकता है। लेकिन वो कदम गुस्से या डर या फ्रस्ट्रेशन से नहीं आएगा, वो शांति और स्पष्टता से आएगा। हाँ। समर्पण आपको परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपको उनसे समझदारी से निपटने की शक्ति देता है, विजडम और स्ट्रेंथ। अब को हाँ कहना सीखें, जैसा भी है उसे हाँ कहें, भले ही वो मुश्किल लगे। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता की, स्पिरिचुअल फ्रीडम की कुंजी है। तो अगर हम पूरी किताब का सार देखें, एक निचोड़ निकालें, तो ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। मन के शोर से हटकर विचारों को सिर्फ देखना, उनसे पहचान ना बनाना, अतीत और भविष्य की पकड़ ढीली करके इसी पल में जीना, अपने शरीर से जुड़ना, उसे महसूस करना, जो है उसे स्वीकार करना, बिना लड़े, और जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण, सरेंडर टू द फ्लो। बिल्कुल। और ये आसान नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक दिन में हो जाता है, इसमें लगातार अभ्यास लगता है, कॉन्शियस एफर्ट। लेकिन हर अध्याय, हर अभ्यास हमें उसी एक केंद्रीय सत्य की ओर ले जाता है। जीवन सिर्फ अब में है, और इसी अब में उतरकर हम अनावश्यक दुख से मुक्त हो सकते हैं और गहरी शांति पा सकते हैं। जैसा टॉले कहते हैं, इस बात को गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास कभी होता है। अब को अपने जीवन का प्राथमिक केंद्र बनाएं। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली संदेश है, खासकर आज की दुनिया के लिए। और इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। अगर ये सच है कि हमारे मन की लगातार चलने वाली बातें ही हमारी बेचैनी और पीड़ा का स्रोत है, तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में विचारक को देखने का अभ्यास शुरू करने के लिए वो एक छोटा सा, बिल्कुल सरल कदम क्या हो सकता है जिसे आज अभी उठाया जा सके? शायद सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान देना, या ट्रैफिक में फंसे होने पर अपने अंदर उठ रहे गुस्से को बस नोटिस करना, बिना रिएक्ट किए। ये सोचने लायक बात है। और शुरुआत हमेशा छोटे कदम से ही होती है, एक पल से। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को एकाहार्ट टॉले की इस कालजयी कृति को समझने में कुछ मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।